हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का स्पेशल सेशन इस श्रृंखला में चल रहे सभी रेगुलर सेशंस में से किसी पर आधारित नहीं है। ना ही ये वर्ड स्वैप का एपिसोड है, ना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, या और जो भी सेशंस इसमें लाए जा रहे हैं उसमें से किसी पर आधारित नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि बहुत जल्द मैं एक नए प्रकार के क्वेश्चन को आपके सामने रखने वाला हूं इस सेशन में। जी हाँ, आज वो बारी आ चुकी है। हम आज बात करेंगे यहां पर सेंटेंस स्टार्टर्स की। बहुत जगहों पर बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा सेंटेंस स्टार्टर्स और कनेक्टर्स को एक साथ बता दिया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों में अंतर है और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज हम सिर्फ बात करेंगे सेंटेंस स्टार्टर्स की। मैं छोटी सी जानकारी आपके सामने रखता हूं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। सेंटेंस स्टार्टर्स में आपसे स्टार्टर्स ढूंढने की मांग की जाती है। आपसे यह कहा जाता है कि दिया गया जो सेंटेंस का फ्रेगमेंट है, क्या उसे शुरू में रखकर दिए गए दो सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें डिमांड ये की जाती है। लेकिन सेंटेंस कनेक्टर्स में वो वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, उसको दो सेंटेंस के बीच में रख करके जोड़ना पॉसिबल है या नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है। तो दोनों में बेसिक अंतर इतना ही है, दोनों में सेंटेंस जोड़ना ही होता है, बट यहां पर हम ढूंढेंगे कि शुरुआत किससे करें। 3 चॉइसेस आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपको ढूंढना होता है कि जो दिया गया सेंटेंस है ऊपर में 2, उसको कैसे हम वहां पर जोड़कर रख सके। अमूमन इसके सॉल्यूशन के लिए अंडरस्टैंडिंग को सबसे बड़ा आधार माना जाता है। बिल्कुल, लैंग्वेज है तो अंडरस्टैंडिंग अगर बेहतर है तो कहीं पर भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जरूरत नहीं होती है। जब आप अपने रीजनल लैंग्वेज, आपकी हिंदी, आपकी तमिल, तेलुगु, मराठी, जो भी आप बोलते हैं, उस लैंग्वेज में आप कभी भी रूल को ध्यान में रख करके बातचीत नहीं करते हैं। यह हमेशा से होता है कि सिर्फ आप अपनी भावनाओं को सामने रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उस आधार पर आप सेंटेंसेस बनाते चले जाते हैं और आप अपने भाव को रख पाते हैं। सेम अंडरस्टैंडिंग वाला काम यहां पर भी है। लेकिन मैं यहां पर एक जानकारी जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी बेहतर ढंग से है, तो ये जो तरीका है सेंटेंस स्टार्टर्स को सॉल्व करने का, वो और सटीक हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग विद ग्रामेटिकल नॉर्म्स अगर आ जाए तो और ज्यादा सटीक, मतलब अगर 10 आप सॉल्व करेंगे तो वहां दावे के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल ये 8 मेरा सही है। मैं आज उस जानकारी को भी यहां पर ऐड करूंगा। क्वेश्चन के नेचर की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि सेंटेंस स्टार्टर्स में आखिरकार क्वेश्चन सेटर आपसे क्या डिमांड करता है, उनका मंतव्य क्या होता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें किस तरह की उलझने आ सकती है, कहां पर आप फंस सकते हो, किन किन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। और अगर इस एपिसोड के दौरान कोई भी परेशानी आपको होती है तो मैंने हर बार कहा है, फिर आज कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। आगे आने वाले कमेंट बॉक्स के सेशन में हम उसका आसान शब्दों में निदान लेकर के आएंगे, ताकि आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये सवाल पूछा जाता है तो फंसे नहीं। साथ में एक जानकारी और है कि आप ये सोच करके इस वीडियो को बंद नहीं करिएगा, वापस नहीं चले जाइएगा कि यहां पर फिर तो भाई इंट्रो बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने एक सेट भी रखा है। 10 क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। 10 को सामने यहां सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आपसे भी सॉल्व करवाएंगे कि आखिरकार सेंटेंस स्टार्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं और आप कितना कर पाते हैं। इसलिए सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा। हो सकता है कि एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ एक सेट रखना है। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेंटेंस स्टार्टर्स है क्या और इसे किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं परिचय से शुरू करते हुए कि सेंटेंस स्टार्टर्स है क्या, इसमें किस तरीके के सवाल होते हैं। मैं पहले आपको सवाल दिखाऊंगा, फिर उसमें क्या डिमांड किया गया है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब पर विशेष बात करेंगे। कौन कौन से ग्रामेटिकल जो नॉर्म्स है, जो चैप्टर्स है, कहां से उसको हम अच्छे से पढ़ पाएं जिससे कि वो और आसान हो जाए, कौन कौन सा सूझबूझ है जो आपको वहां पर अप्लाई करना है, इन सब पर विशेष बात करेंगे। सेशन को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं एक बात विशेष करके कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप सबके लाइक करने में कंजूसी दिखती है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा काम है जो आप अगर करते हैं लाइक शेयर,
वो मुझे प्रोत्साहित करते रहता है कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए क्योंकि आपको मजा आ रहा है। अगर सामने वाला उसमें लुत्फ उठा रहा है, सीख रहा है, तो करने वाले को भी मजा आता है। इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना, इन सब में कोई भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करें और जो टॉपिक यहां ले रहे हैं आज वो है सेंटेंस स्टार्टर्स। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही है पता, यहां पर देखिए दिया हुआ है कि स्टार्टर्स। स्टार्टर्स कहने का मतलब है कि मुझे इसमें स्टार्टर्स ढूंढने होते हैं। अब जरा क्वेश्चन का एक नजारा देख लीजिए कि देखिए ये सवाल है, इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा जिसमें क्या है कि एक सवाल आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके नीचे 1, 2 और 3 ये जो है इसका पॉसिबल स्टार्टर है। ठीक है, ये तीनों जो है ये इसका क्या है, पॉसिबल स्टार्टर है। ठीक है, पॉसिबल स्टार्टर्स ये 3 दिए हुए। इसमें से आपको पता करना है, यहां देखिए कि 2 सेंटेंस आप देख रहे हैं, एक फुल स्टॉप यहां पर है और दूसरा यहां पर है। महेश वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय फैसिनेटिंग पेंटिंग्स, ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम ऑल्दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव। अब कह रहा है कि इस दोनों को जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज ना हो, बिल्कुल नहीं, सेम मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस दोनों को जोड़ने पर जो नया सेंटेंस आएगा उसमें मीनिंग होना चाहिए सेम। इस बात का ध्यान रखना है, खास करके किसी भी प्रकार से भाव बदलना नहीं है, हमें कनेक्ट कर देना है, एक सेंटेंस बना देना है। अब शर्त क्या है कनेक्शन की, पहली शर्त है, ध्यान रखिएगा, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि मुझे सेंटेंस इसी से शुरू करने होंगे जो यहां दिया हुआ है कि सिंस द पेंटिंग्स वर एक्सपेंसिव, फिर है ऑल्दो, यहां महेश वॉज सो और ऑल्दो महेश वॉज, तो ये इसी से शुरू होना चाहिए। 3 जो मेरे पास दिया हुआ है इसी से मेरे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। अब यहां पर हम कुछ कुछ चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पहला पॉइंट है, ठीक है, सेम मीनिंग आपको रखना है, सेम मीनिंग, कभी भी इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो है स्टार्टर्स दिया हुआ है, गिवन स्टार्टर्स होना चाहिए, गिवन स्टार्टर्स को ही रखना है, ऑप्शन उसी के आधार पर चुनना है। अब यहां क्या है कि हम अगर सीधे सीधे अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी जाएं तो बिल्कुल कर सकते हैं कि इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि महेश जो है वो बहुत ज्यादा जो है इंप्रेस है किस चीज से, दिलचस्प पेंटिंग से, फैसिनेटिंग पेंटिंग से। ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम ऑल्दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वो सबको खरीदा जबकि वो काफी महंगे थे, है ना। इसको हमें जोड़ करके लाना है, तो सेंस तो समझना ही है, लेकिन इसके अलावा क्या और कुछ हो सकता है उस पर हम यहां जो है आपके सामने जानकारी रखेंगे। देखिए इसमें जो विशेष जानकारी है वो क्या ध्यान रखने की है। सबसे पहले जो ग्रामर के टॉपिक है, ग्रामर का जो चैप्टर है उसमें आपको सबसे ज्यादा कंजंक्शन, इसकी जानकारी अगर आपके पास है तो आप आसानी से यह समझ पाएंगे कि भाई सिंस का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं। बिकॉज से अगर सेंटेंस शुरू करते हैं तो आगे वाला सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ऑल्दो से, दो से अगर सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए। तो कंजंक्शन की जानकारी अगर आपको है तो आप बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर सवाल में देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यहां सिंस से शुरू हुआ है, यहां ऑल्दो से शुरू हुआ है। तो अगर आप सिंस और ऑल्दो का सेंटेंस में यूज करने का पर्पस आपको पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा ऊपर वाले सेंटेंस को देखकर यह समझने की कि क्या इससे यह जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे उस पर विशेष बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ ये जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी दे रहा हूं। पहला ये है, दूसरा क्या है कि प्रेपोजिशन की भी बात हम यहां पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन से भी स्टार्ट करके हम देखते हैं। दूसरा, तीसरा हो सकता है एडवर्ब। इन सब की जानकारी अगर आपके पास है, और भी जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है, जैसे कि आपको इसमें जो है वर्ब 1 प्लस आईएनजी वाले जो होते हैं उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो और सारे शब्द हैं जिनसे कि हम सेंटेंस शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली आपको अगर ग्रामर वाइज कहें
तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में वर्ब वन प्लस आईएनजी, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर देखते हैं या जेरेंट के तौर पर देखते हैं, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो इस सब की विशेष जानकारी अगर आपको, उसमें सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आपको ये कंजंक्शन की जानकारी, प्रेपोजिशन की जानकारी और एडवर्ब की जानकारी अगर आपके पास ढंग से है, जैसे कि कंजंक्शन में मैंने पहले ही कहा कि दो ऑल दो का यूज अगर आपको पता है, हार्डली स्कार्सली का यूज पता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंस का यूज कैसे किस संदर्भ में करते हैं, बिकॉज का यूज कैसे करते हैं, एज सिंस का यूज कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी अगर आपको आपके पास है और अच्छे से है, तो बिल्कुल आप ये समझ पाएंगे आसानी से कि हम सेंटेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दिए गए जो चॉइसेस हैं मेरे पास, उसमें से किसको रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते हैं। मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फिर उसके बाद मीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। देखिए, मीनिंग आप करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर मुझे यह भी पता चल जाता है तो वो कैसे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, 3 तरह के अक्सर जो पूछे जाते हैं सवाल, वो होता है एक सवाल होता है जो इसमें 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, दोनों सेंटेंस का नेचर क्या है, यहां पर नेचर ऑफ गिवन सेंटेंसेस। मैं ये बता दूं कि आखिरकार उसका नेचर कैसा होता है। तो एक हो सकता है रीजन प्लस रिजल्ट वाला, ठीक है, आर वाला हो सकता है। मतलब क्या है कि पहला वाला रीजन दे, दूसरा वाला में सेंटेंस में उसका रिजल्ट दे। एक नेचर ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए कि रीजन और रिजल्ट अगर देगा, कारण और परिणाम देगा, तो अगर आपके पास बिकॉज जैसे कंजंक्शन की जानकारी है तो बिल्कुल आप समझ पाएंगे, हां बिल्कुल इससे शुरू हो सकता है। जैसे कि चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका बिकॉज आई एम इल। इसको हम शुरू में भी रख करके लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह की जानकारी है तो आपको ये जो स्टार्टर्स है उसको चुनने में आसानी होगी। तो यहां जो 2 सेंटेंसेस दिए जाते हैं उसमें एक जो होता है वो किस तरह का होता है, रीजन प्लस रिजल्ट वाला, ठीक है। दूसरा किस तरीके का हो सकता है, दूसरा हो सकता है कंट्रास्ट, है ना। कंट्रास्ट कहने का मतलब है कि दोनों विरोधाभासी होगा कि भाई यद्यपि ये कपड़े महंगे हैं तथापि गंदे हैं। ये देखिए, दो ऑल दो का यूज मैंने यहां पर बताया। तो ये कंजंक्शन अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि विरोधाभासी 2 सेंटेंसेस है तो ऑल दो से पॉसिबल है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स वाले चैप्टर्स हैं जिसकी जानकारी आपको होगी तो मदद मिलेगी। बिल्कुल यहां पर आपको नेचर समझ में आएगा कि दो, ऑल दो, बिकॉज, सिंस, एज, इस सब का इस्तेमाल कहां करते हैं। तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि कौन सा स्टार्टर मेरा आंसर हो सकता है। बेसिकली तीसरा एक और तरीका है जिसमें कि एडिशन हो सकता है। एडिशन कहने का मतलब है कि आगे फर्दर इंफॉर्मेशन उस पर दिया जाए, ठीक है, कि रीजन प्लस रिजल्ट हो सकता है। अब देखिए कि यहां पर यह भी हो सकता है, इस सब के अलावा जो है ये 3 तो मुख्य रूप से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रीजन प्लस रिजल्ट प्लस कंट्रास्ट, ऐसा भी उसमें हो सकता है कि उसमें आपको रिजल्ट में एक कंट्रास्ट भी डाल दे। तो ये आपके सेंटेंस जो दिए गए हैं उसके क्रिटिकल लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसा करेगा। अमूमन जितने भी आपको सेंटेंसेस दिखेंगे उसमें यही 3 फॉर्मेट आपको दिखेगा। वो फॉर्मेट क्या है कि या तो हो सकता है कारण परिणाम हो, या हो सकता है कि उसमें आपका जो है कॉन्ट्रास्ट वाला मतलब है कि विरोधाभासी हो, कंट्राडिक्टरी हो, है ना, कि मतलब एक कुछ कह रहा है उसके विरोध में कुछ और कह रहा हो। तो ऐसी जानकारी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सेंटेंस में कोई सूचना दी गई और उसी के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दूसरे सेंटेंस में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो है आपको मीनिंग के अलावा ध्यान में रखना है कि इन सब तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कि आप 1-2 सेंटेंसेस जो यहां पर है, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि महेश वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय फैसिनेटिंग पेंटिंग्स। तो पहला क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये रीजन है। अब रिजल्ट क्या है, ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम। अब रिजल्ट भी है। अब क्या है कि उसके साथ कह रहा है ऑल्दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, प्लस कंट्रास्ट है इसके साथ। तो मैंने अभी कहा कि एक से ज्यादा हो सकता है, तो यहां कारण और परिणाम है। चूंकि वो एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड है उस तरह के दिलचस्प पेंटिंग से, इसलिए वो खरीद लिया सारे के सारे। और किस विरोध के या विरोधाभासी भाव के साथ खरीदा, वहां पर परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सस्ती थी और वो इंप्रेस था तो खरीद लिया, भाई जबकि वो महंगे थे तब भी उसने खरीद लिया। तो अब यहां पर सेंस आ गया मेरा, तो किससे किससे मीनिंग आ सकता है ये आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये रीजन और रिजल्ट वाला ही है, और इसको हम आगे जब सेट कराएंगे, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे तो उस जगह पर इसका आंसर करेंगे। आप और भी सेंटेंसेस देखिए।
अब कह रहा है कि राजू ऑब्जर्व्ड ऑल द योगिक एक्सरसाइज वेरी केयरफुली, ही कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। अब एक तरफ देखिए कह रहा है कि उसने जो है ऑब्जर्व कर लिया, हर चीज को अच्छे तरीके से कर लिया, योगिक एक्सरसाइज वेरी केयरफुली, ही कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। अब उसका जो है अपोजिट वाला सेंस यहां पर दे रहा है कि नहीं कर सका उसको, मतलब करने के बावजूद भी नहीं कर सका। राजू ऑब्जर्व ऑल द योगिक एक्सरसाइज वेरी केयरफुली, ही कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। तो आप अमूमन मैं कोई भी क्वेश्चन यहां पर जो है कि द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक वाज नॉट इंप्रेसिव, वी चेंज्ड आवर प्लान ऑफ परचेजिंग। तो देखिए दो सेंटेंस का ये क्वालिटी फिक्स है, जो मैंने यहां पर बताया कि सेंटेंस का जो नेचर है वो आपका फिक्स है, या तो रीजन रिजल्ट हो सकता है, या कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, या एडिशन हो सकता है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें रखा गया हो, ये हो सकता है। अब आपको हम इन सब में अमूमन एक डेटा आपको उपलब्ध करा देते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जिससे हम ये समझेंगे कि कारण परिणाम में वो यूज हो सकता है और एडिशन में यूज होता है। तो देखिए पहला जो है हम आपको कॉन्ट्रास्ट वाला ही बता देते हैं। देखिए कॉन्ट्रास्ट में सबसे पहले जो है वो क्या आ सकता है, वो आ सकता है नॉनदलेस। अब देखिए यहां पर मैं एक एक करके फिर मीनिंग नहीं लिखने वाला हूं, जिन सबको ये चिंता सता रही है कि फिर इसका मीनिंग नहीं मुझे पता है, तो डिक्शनरी है आपके पास, आप आसानी से उसकी मीनिंग ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाएगा, मीनिंग ढूंढ करके ध्यान में रख लीजिए इसको। नेवरदलेस विरोधाभासी होगा तो ये सब रहेगा, वाइल हो सकता है, ठीक है, उसके बाद हाउएवर हो सकता है, उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग हो सकता है, ठीक है, उसके बाद इन स्पाइट ऑफ हो सकता है, उसके बाद डिस्पाइट हो सकता है, उसके बाद वेयर एज हो सकता है, उसके बाद दो ऑल्दो हो सकता है, इवन दो हो सकता है, ठीक है, इवन इफ हो सकता है, इसे इसके अलावा आप और भी देख लीजिएगा। आपको बस यहां पर अब सेंस समझना है कि भाई कॉन्ट्रास्ट वाला अगर दो सेंटेंस दिया हुआ है तो पॉसिबल स्टार्टर्स जो है वो नॉनदलेस हो सकता है, नेवरदलेस हो सकता है, वाइल हो सकता है, हाउएवर हो सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ हो सकता है, डिस्पाइट हो सकता है। अब देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, आपको कई बार मैंने चर्चा में बताया। वेयर एज हो सकता है, दो ऑल्दो हो सकता है, इवन दो हो सकता है। तो इस तरीके का जो विरोधाभासी वाले होंगे, जितने भी शब्द आपके डिक्शनरी में आपको मिल जाए, नए भी मिल सकते हैं, आप उसको इस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। चलिए दूसरा जो है हम रीजन और रिजल्ट वाला देख लेते हैं। क्या है, रीजन प्लस रिजल्ट वाला जो है उसमें हम देख लेते हैं, सिंस हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा, दस हो जाएगा, हेंस हो जाएगा, ठीक है, सो हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एज हो जाएगा, etc। मतलब यह है कि जहां पर आपको कारण और परिणाम वाले जो शब्द दिखेंगे, जहां पर बताया कि ये कारण होने के जो है वजह से ऐसा हो गया है, तो वो जो है परिणाम ये निकला, या ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो पास किया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, तो उसको आप इस तरीके से जो पॉसिबल स्टार्टर्स मैंने यहां पर आपको बताए हैं उस माध्यम से आप उसको जोड़ सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी मैंने बताई है उसके लिए भी कुछ जानकारी आपके सामने रख देता हूं, वो है एडिशन वाला, ठीक है। एडिशन में देखिए क्या हो सकता है, एडिशन में हो सकता है मोरोवो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैं बताता हूं, कई बार इस पर कई सारी जानकारी दी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। उसके बाद देखिए आइदर और है, ये सब ऐड करने के लिए ही हम यूज करते हैं। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, मैंने बताया था कि ये ऐसा कंजंक्शन होता है जो पेयर में आता है और पेयर में आकर के ही जोड़ता है। उसके बाद नाइदर नॉर भी आएगा इसमें, ठीक है, नाइदर नॉर भी हो सकता है, along with हो सकता है, देखिए प्रपोजिशन आ गया यहां पर,
ठीक है। उसके बाद जो है टुगेदर विद हो सकता है, ठीक है। आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, बहुत सारा है वो, 1+ing हो सकता है, etc। तो ये सारी बातें जो है, ये सारे शब्द जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। नेचर क्या समझना है, सबसे बड़ी बात जो नेचर की मैंने यहां पर बताई कि पहला जो है वो कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, रीजन रिजल्ट हो सकता है, एडिशन हो सकता है। अमूमन जितने भी सवाल मैंने अभी तक देखे हैं सेंटेंस स्टार्टर्स में जो पूछा जाता है उसमें यही 3 प्रकार की बनावट होती है और उसी के आधारित जो है वो सवाल पूछा जाता है। तो बेसिकली ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इन शब्दों के साथ हम क्या करते हैं। आपको विशेष करके मैं कहूंगा अगर आपको मौका मिलता है, अभी तो नहीं खैर एग्जामिनेशन है, बट आगे आने वाली और परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं, एसपीआई के मेन एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको जो कंजंक्शन है उसमें जो द ऑल्दो का यूज है, सिंस का यूज है, बिकॉज का यूज है, हार्डली स्कार्सली का यूज है, ये सारा आप अच्छे से समझ लें। नो सूनर देन का यूज है, तो वो किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, ये सब जानकारी अगर आपको रहती है विस्तार से तो आप मीनिंग तो करेंगे ही, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, स्टार्टर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसी दौरान जो है फिर आप बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से आंसर कर पाएंगे और गलत कम होगा। चलिए अब समय है यहाँ पर कि हम सेट की शुरुआत करें और आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो आपके सामने ले लिया मैंने। समय की शुरुआत करें, पहला सवाल है, इसमें जो मैंने नक्शा बना दिया है पहले से उसके लिए परेशान नहीं होना है। समय की शुरुआत करते हैं, 20 सेकंड का ही समय दे रहे हैं और आपको पहले ही मैंने कहा है कि अगर समय कम पड़े वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से समझिए, बस ध्यान रखिएगा क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। 3 चीजें कहा कि पहले तो उसका नेचर समझिए कि वो किस नेचर का है, दोनों विरोधाभासी है, परिणाम कारण परिणाम है या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको समझिए। उस कैटेगरी में जो वर्ड को मैंने लिस्ट कराया यहाँ पर, आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक पर, सामने रखिए, इसकी मीनिंग आप कर लीजिए। अगले सेशन से जब हम इसके प्रैक्टिस सेट को लेकर के आएंगे तब आप उसको कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर इसको आपके सामने इसका सोल्यूशन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं क्या सब है, किस तरीके से इसको बना सकते हैं और बनाने के बाद क्या होगा। चलिए समय की शुरुआत करते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए यहां पर जो पहला कुछ साफ कर दें इसको हम। देखिए जो कह रहा है, महेश वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द फैसिनेटिंग पेंटिंग्स। रिजल्ट क्या हुआ, ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम। तो ये है रीजन और ये है रिजल्ट, ठीक है। मेरा क्या है, रीजन प्लस रिजल्ट। अब यहां पर क्या है कि मेरा जो सेंटेंस का भाव आ रहा है कि चूंकि वो बहुत इंप्रेस हुआ इसलिए उसने सारी पेंटिंग्स खरीद ली। अब पहला कह रहा है कि सिंस द पेंटिंग्स वर एक्सपेंसिव। अब यहां पर इससे मीनिंग नहीं आएगा, पेंटिंग का एक्सपेंसिव होने से इस दोनों हिस्से का सेटिस्फाई कर पाना संभव नहीं है। सिंस द पेंटिंग्स वर एक्सपेंसिव नहीं, अगर इसको ऐसे कहते हैं ना, ऑल्दो द पेंटिंग्स वर एक्सपेंसिव, तो पॉसिबिलिटी थी कि हम उसको शुरुआत कर पाते सेंटेंस को कि भाई यद्यपि बहुत महंगे थे, महेश ने उसे खरीदे। क्यों खरीदे, क्योंकि वो उससे बहुत इंप्रेस था। तो मेरा जो पहला वाला हिस्सा है वो यहां से खत्म हो गया, वो इसमें सिंस से इस्तेमाल करके नहीं आ रहा है। देखिए सिंस कारण, और एक और चीज है मैं पहले बता दूं कि जो कैटेगराइजेशन मैंने की है उसके अलावा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग साथ में रखनी होगी। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिंस देखो और लगा देना, रीजन और रिजल्ट के लिए आ रहा है तो नहीं। पहले आपको यह देखना है कि उसके आगे जोड़ा क्या है, उससे आपका मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वहां पर देखना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है कि ऑल्दो महेश वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड, अगर हम लिखते हैं तो यद्यपि वो बहुत इंप्रेस था फिर भी नहीं खरीदा। इसका नेचर है कि ये अपोजिट होना चाहिए,
तो नहीं है, ये भी नहीं आएगा कि भाई ऑल्दो महेश वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय द फैसिनेटिंग पेंटिंग्स, यद्यपि वो बहुत इंप्रेस था तो आगे मुझे लिखना पड़ेगा, फिर भी नहीं खरीदा, है ना, ऐसा सेंस देगा। ऑल्दो का उल्टा वाला होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। मतलब है कि ए वाला मेरा आंसर नहीं हुआ और सी वाला भी मेरा आंसर नहीं हुआ, है ना। अब बी वाला देखते हैं। तो यहां पर क्या है कि महेश वॉज सो एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय फैसिनेटिंग पेंटिंग्स। क्या कह रहा है? फैसिनेटिंग पेंटिंग्स दैट, हमने यहां पर लगाया दैट, उसके बाद है ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम ऑल्दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल यहां पर यह आ रहा है कि महेश वॉज सो एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय द फैसिनेटिंग, देखिए यहां पर लिखा हो फैसिनेटिंग पेंटिंग्स दैट, यहां हम फुल स्टॉप की जगह पर यहां पर दैट लगाएंगे। महेश वॉज सो, है ना, सो एक्सट्रीमली, यहां पर ऐड कर देंगे सो एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय द फैसिनेटिंग पेंटिंग्स दैट ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम ऑल्दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव। और बिल्कुल मीनिंग जो है यहां पर आ गया कि इतना ज्यादा वो उस दिलचस्प पेंटिंग से इंप्रेस था कि उसने सब खरीद लिए, काफी महंगे होने के बावजूद भी। तो बिल्कुल ये मेरा आंसर दे पाएगा, और इसीलिए जो मेरा स्टार्टर है इसमें पहला वाला भी एलिमिनेट क्यों हुआ, क्योंकि आगे जो लिखा गया हिस्सा है ये सही नहीं है, और यहां जो ऑल्दो ऐड किया है आगे फिर मुझे उसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी चाहिए, विरोधाभासी चाहिए कि यद्यपि कपड़े नए हैं फिर भी गंदे हैं, इस तरीके का सेंस, तो वो भी यहां पर नहीं आएगा। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आपका जो आंसर है हो गया बी। क्या हो जाएगा कि महेश वॉज सो एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय द फैसिनेटिंग पेंटिंग्स दैट ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम ऑल्दो दे वर वेरी एक्सपेंसिव। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब आप भी ट्राई करिए, समझिए कि कौन सी कैटेगरी का है, एडिशन है, रीजन रिजल्ट है, कॉन्ट्रास्ट है, इसको आप समझिए और फिर सॉल्व कीजिए। आपका समय शुरू होता है आप। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि राजू ऑब्जर्व्ड ऑल द योगिक एक्सरसाइज वेरी केयरफुली। ठीक है, यहां पर है कि भाई ठीक है, सारे योगिक एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गया, वेरी केयरफुली, है ना। ऑब्जर्व, अच्छा ऑब्जर्व किया, समझा नहीं, ऑब्जर्व किया, ठीक है। ही कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। अब देखिए अगर वो ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर लिया होता तो उसे क्या होना चाहिए, कर लेना चाहिए सबको, लेकिन यहां कह रहा है कि ही कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। ये विरोधाभासी है। कैसा है? दोनों सेंटेंस का नेचर कैसा है? कॉन्ट्रास्ट, है ना, कॉन्ट्रास्ट। अब देखिए कि इसमें दो का जो प्रयोग है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिस्ट में बताया है ना, कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग देखिए दो और ऑल्दो का है, ठीक है। दूसरा है इन स्पाइट ऑफ है, तो हम देखते हैं ये मेरा जो है, देखिए यहां पर इन स्पाइट ऑफ भी है, दो भी है। मैंने पहले ही कहा है कि दोनों मिल रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों नहीं होगा, और वैसे भी बी एंड सी ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि ये आपके लिए मददगार है, आपका आंसर ढूंढ के देने में सक्षम नहीं है, पहले से मैंने कहा है। श्योर एंड शॉर्ट किसी जगह पर हो सकता है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि सीधे सीधे वही आंसर हो जाए, लेकिन एक बार जांच करना बुद्धिमान बच्चे की निशानी होती है। एक बार जरूर समझना चाहिए कि क्योंकि आगे का हिस्सा दिया हुआ है नहीं, तो ये आपको एडजस्ट करके समझना होगा कि क्या वो अगला हिस्सा मीनिंग दे पाने में सक्षम है या नहीं है, जोड़ पाओगे या नहीं जोड़ पाओगे। क्योंकि भाई स्टार्टर्स हम किसी को चुन लें और वो उसको हम लिख ही नहीं पाए दोनों सेंटेंस को ऐड करके, तो कोई फायदा नहीं है। कहता है, पहला कह रहा है कि राजूस केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द योगिक एक्सरसाइज, यहां पर होना चाहिए कि हेल्प्स हिम, तो वो किया ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं हो पाया है, बिल्कुल नहीं कर पाया, तो यहां पर ये सेंस नहीं दे पाएगा। बिल्कुल इसका सेंस यहां पर इस स्टार्टर को हम नहीं रख सकते हैं, इससे मीनिंग नहीं आएगा। यहां मेरा क्या कह रहा है कि भैया वो सबको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, फिर भी एक भी नहीं कर सका, सेंस यहां पर ये आ रहा है। दूसरा कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑब्जर्विंग all the yogic exercises very carefully, Raju could not succeed in practicing even a single one. बिल्कुल इससे जो है मेरा सेंस आ जा रहा है कि in spite of observing all the yogic exercise very carefully, Raju couldn't। अब यहां पर हम ही प्रयोग नहीं कर सकते, शुरुआत में हम सीधा सीधा लिखे, राजू को हमने लिखा नहीं, तो राजू को यहां पर लिख देंगे कि राजू
could not succeed in practicing even a single one। और बिल्कुल ये मेरा मीनिंग दे पाएगा कि अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद, पूरी सावधानी से ऑब्जर्व करने के बाद भी राजू एक भी परफॉर्म नहीं कर पाया, एक भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो ये मेरा आंसर देने में सक्षम है। अब कह रहा है कि दो राजू हैड नॉट सक्सीड। अब यहां पर दो का फिर जो है पहले वाले सेंटेंस को हम जोड़ नहीं पाएंगे उसके साथ, किसी भी तरीके से नहीं जोड़ना है। ग्रामेटिकल नॉर्म्स होना चाहिए, मीनिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सेंटेंस ज्यादा हौच पौच नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम इस के साथ जो ये हिस्सा यूज किया गया है ना, इसकी वजह से हम दोनों सेंटेंस को ऐड नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो सिर्फ चॉइस नंबर जो बी है, इन स्पाइट ऑफ ऑब्जर्विंग ऑल द योगिक एक्सरसाइज वेरी केयरफुली, राजू कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। और तब जाकर के ये मेरा जो बी है आंसर हो जाएगा। और इसलिए सवाल का जो आंसर क्या हो गया, बी। देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं आपको ये कहूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अगर कमजोर है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, उसको सूझबूझ के साथ समझ करके थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। इस दौरान अगर ग्रामेटिकल नॉर्म्स पढ़ना पड़ता है तो वो भी आप पढ़िए। और साथ में इस तरह के जो सवाल आते हैं जहां पर मैं फिलर्स में भी मीनिंग बताता हूं, वर्ड स्वैप वाले में भी आता है, मैं कोशिश करूंगा कि एग्जामिनेशन से पहले एक दो तरह के और नए क्वेश्चंस को मैं ऐड कर पाऊं ताकि आपके लिए एग्जामिनेशन में वो हेल्पफुल हो सके सेशन। तो यहां पर मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि इसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो सूझबूझ है, जो मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस तीन तरह के हो सकते हैं, परिणाम कारण परिणाम वाला हो सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला हो सकता है, विरोधाभासी हो सकता है। अभी देखिए एक विरोधाभासी सेंटेंस यहां पर आया जिसमें कि हमने ये देखा कि भाई मेरा बी और सी वाला जो है वो जो शुरू हुआ है इन स्पाइट ऑफ और दो से, ये उसमें फिट बैठता है। विरोधाभासी सेंटेंसेस को लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरी समझदारी उसमें है कि हम आगे सेंटेंसेस फॉर्म करके देख लें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैंने जो कह दिया कि भैया यही है तो इसी पर होगा। ये आपको मदद करेगा। जब आप उलझन वाली परिस्थिति में फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीजें आपको रास्ता दिखाएंगी। और ग्रामर का काम ही यही होता है, उलझन से निकालना, रास्ता दिखाना। वो लैंग्वेज के लिए पूरा पूरा नहीं है, उसमें आपकी अभिव्यक्ति, आप क्या कहना चाहते हो, इस पर बहुत चीजें निर्भर करती है। क्या कहा गया है, उसमें क्या भाव छिपा हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग पर काम करनी होगी और इसके लिए सबसे अच्छा साधन है न्यूज़पेपर। पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या लाइंस वहां पर लिखे गए, वर्ड्स को उसी जगह मीनिंग कीजिए और उसको रटने की कोशिश नहीं कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार वो वर्ड्स अगर आपके सामने से आएगा जाएगा तो मीनिंग आसानी से याद रह जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और यहां पर फिर से आपका समय शुरू करते हैं। आप इसको बनाइए और बताइएगा जरूर कि क्या कठिनाई हुई इस तरह के सवाल को बनाने में, क्या जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो आपको मदद कर पाया, ये सब बताइए। अगर कोई और दिक्कत हो रही है तो वो भी मुझे कमेंट में लिख करके सूचित कीजिए। साथ में यहाँ पर मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे छोड़िएगा और लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। आज मैं बस आप लोग को एक टारगेट दे रहा हूं कि कम से कम 50 लाइक हिट करिए आप। इतना अगर आप करते हैं तो मैं 1 से 2 सेशन में फिर से एक नया कोई जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है वो जरूर आपके सामने लाऊंगा, जो कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप अपनी प्रॉमिस पूरा कीजिए, हम जरूर करेंगे। चलिए आपका समय शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि ही possesses all the qualities of a good leader except one, he is very shy। ये भी फिर क्या है, विरोधाभासी है, कॉन्ट्रास्ट है ना, कि गुड लीडर के लिए उसका ये साय होना सही नहीं था। he possesses all the qualities of a good leader except one, he is very shy। अब देखिए कि डिस्पाइट है, डिस्पाइट से अगर हम सेंटेंस शुरू करें कि डिस्पाइट हिज साइनेस, तो वो हम कह सकते हैं आगे कि भाई वो बन गया, लीडर हो गया,
कि इसके बावजूद भी वो एक अच्छा लीडर बना। यहां पर वो सेंस ही नहीं है, कह रहा है कि वो सारी क्वालिटीज उसमें थी एक गुड लीडर वाली। ही पोजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एक्सेप्ट वन। तो ये वाला जो है वो मेरा स्टार्टर नहीं हो सकता है। हैड ही बिन अ गुड लीडर, अब देखिए ये जब पहले से ही हम कह देंगे ही हैड बीन अ गुड लीडर, ये सेंस ही नहीं दे पाएगा यहां पर। बिल्कुल मेरा सेंस या सेंटेंस जो दिया गया है वो कह रहा है कि उसमें सारे गुण मौजूद थे अच्छे लीडर के एक्सेप्ट एक, वो क्या था? साई नेचर। अब आगे कह रहा है कि बट फॉर हिज साइनेस, और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। इसके अलावा ही पोजेसेस, इसमें हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ही पोजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। यहां तक हम लिखेंगे। जो एक्सेप्ट वाली बात है वो हमने शुरू में लिख दिया कि बट फॉर हिज साइनेस ही पोजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, और इसीलिए यही सिर्फ एक स्टार्टर है जिससे मेरे सेंटेंस दोनों को जोड़ते हुए शुरू किया जा सकता है। डिस्पाइट वाला भी सेंस नहीं दे रहा है और ये वाला भी सेंस नहीं दे पाएगा, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको इस सेशन के दौरान कहीं पर भी उलझन महसूस हो रही है, परेशानी हो रही है, आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करें। हाँ, वैसे बच्चे जो 2-4 सवाल है, तीसरा सवाल है, इरिटेट हो गए होंगे, अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है। भाई आप बने रहिए, 1 से 2 सेशन के बाद ये भी आसान हो जाएगा और बनने लगेगा। आप देखिए कि मैं किस तरीके से सेंटेंस दोनों पढ़ करके ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कारण है, परिणाम है, कॉन्ट्रास्ट है, एडिशन है, जिस तरीके के सेंटेंसेस है, फिर हम उसकी मीनिंग को वहां पर देखते हैं। तो डिस्पाइट हिज साइनेस वाले में भी नहीं आएगा। हैड ही बीन अ गुड लीडर, वो भी सेंस नहीं दे पा रहा है। या नीचे कह रहा है कि एक्सेप्ट हिज साइनेस, अगर हम बट फॉर की जगह पर एक्सेप्ट रखे तो एक्सेप्ट हिज साइनेस, ठीक है, ही पोजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। बिल्कुल इतना लिख सकते हैं हम, और जो कि मीनिंग को बदले बिना सेंटेंस को जोड़ने में सफल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि श्याम फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विद अटमोस्ट करेज। अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, एक्सट्रीम। एनी अदर्स ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव बीन रूइंड, बर्बाद हो जाता। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना? क्या है? एडिशन, कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता ना तो बर्बाद हो गया रहता। श्याम फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विद अटमोस्ट करेज। श्याम ने सभी को एक्सट्रीम करेज के साथ फेस किया, तो उसकी जानकारी को उसमें रखा गया है। अब यहां पर है कहता है कि श्याम वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इनफ टू फेस, अगर हम यहां से रखें ऑल द प्रॉब्लम्स विद अटमोस्ट करेज, तो मीनिंग उतना ही आ रहा है कि श्याम वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इनफ। तो यहां पर वो ऑर्डिनरी पर्सन की बात हो गई कि अगर वो ऑर्डिनरी होता तो बर्बाद हो गया रहता। सेंस यहां पर बिल्कुल आ जा रहा है। दोनों को मिला करके जो सेंटेंस बन रहा है उसमें दिए गए दोनों लाइंस की मीनिंग आ जा रही है कि श्याम वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विद अटमोस्ट करेज। तो बिल्कुल वहां पर है, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बोल दिया यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि श्याम वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ, मतलब है कि ऑर्डिनरी लोग होते तो वो बर्बाद हो जाते। श्याम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पर्याप्त था उसमें अटमोस्ट करेज के साथ किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। क्या कह रहा है? श्याम वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विद अटमोस्ट करेज। बिल्कुल ये जोड़ पाएगा, ये मेरा स्टार्टर है, इससे सेंस आ जा रहा है, ये जोड़ देगा। अब कह रहा है कि दो का प्रयोग हम करते हैं भाई कॉन्ट्रास्ट वाले में, और ये कॉन्ट्रास्ट है नहीं। श्याम वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए आगे गलत है, ये सेंटेंस ही यहां पर नहीं है भाई, सीधा कह रहा है कि ऑर्डिनरी पर्सन बर्बाद हो गया रहता, भाई श्याम ने उसको फेस किया, दैट मींस कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहां पर ये सेंटेंस गलत हो गया। कह रहा है कि अनलाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन श्याम, इसको अगर हम लिखें, श्याम फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विद utmost courage. Unlike any ordinary person, Syam faced all the problems with utmost courage. बिल्कुल ये भी मेरा मीनिंग देने में सक्षम है। तो यहां पर इस सेंटेंस में 2 स्टार्टर्स ऐसे हैं जो कि
आसानी से हमारे दिए गए ऊपर वाले सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे कर पा रहे हैं। अब बी वाले में क्या है कि देखिए हम कम से कम इतना तो एलिमिनेट कर पाए कि भैया ये एडिशन वाला है, इसमें कॉन्ट्रास्ट वाला दिया हुआ है, दो से शुरू किया है और आगे पढ़ करके भी देखा तो श्याम वाज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि सेंटेंस को मैच नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसका जो आंसर है वो है ओनली ए एंड सी एंड द ऑप्शन इज डी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि विद हिज preserving practice of classical he would have been a famous singer। अब देखिए कि रीजन प्लस रिजल्ट और इसका मतलब होता है निरंतर, है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि वो निरंतर अभ्यास करने की वजह से he would have been a famous singer। he lacks melody in his voice, और ये क्या है, विरोधाभासी है कि इसके होने के बावजूद भी उसको कौन फेमस सिंगर बना दिया भाई, उसका निरंतर प्रयास। तो क्या है, रीजन रिजल्ट कॉन्ट्रास्ट, ये तीनों है। क्लियर यहां पर। अब इसको हम देखते हैं, कह रहा है कि हैड हिज वॉइस बीन मेलोडियस। भैया ये लाइन ही नहीं है, ये मैच ही नहीं कर रहा है, ही लैक्स मेलोडी इन हिज वॉइस, तो भैया ये शुरू से नहीं कर पाएगा, है ना। अब यहां पर कह रहा है कि दो हिज वॉइस इज नॉट मेलोडियस, ठीक है, he would have been a famous singer with his preserving practice of classical। बिल्कुल हम इस माध्यम से जोड़ पाएंगे कि भैया उसका यद्यपि उसके आवाज में मेलोडी नहीं है, फिर भी निरंतर अभ्यास की वजह से वो एक फेमस सिंगर हो गया। तो बिल्कुल ये मेरा सेंस यहां पर दे पा रहा है। कह रहा है कि सिंस he lacks preserving practice, बिल्कुल यहां पर नहीं है भैया, यहां पर कह रहा है कि with his preserving practice, तो बिल्कुल यहां पर ये सेंटेंस भी नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है वो इसको कन्वे कर पाएगा, जोड़ पाएगा, दो हिज वॉइस इज नॉट मेलोडियस, जो कि यहां पर दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना ये पांचवा सवाल था और शुरू से स्ट्रैटेजी बताते हुए इस 5 सवाल में एक एक के बाद आपकी परेशानी, उलझन थोड़ी थोड़ी कम हो रही होगी। आप इसका अभ्यास करेंगे, 1-2 सेट और लेकर के आएंगे तो और ये आसान हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं होना है, वीडियो पर बने रहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि ही ऑलवेज डिलेज इन टेकिंग एनी एक्शन, इट मेक्स अदर्स सफर अ लॉट। ये क्या है, देखिए ये रीजन है और ये जो दूसरा वाला है ये है रिजल्ट। तो मुझे पता चल गया कि ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ है दोनों, वो पहला है कारण, कि वो कारण क्या है कि वो किसी भी एक्शन को लेने में काफी देरी करता है, जिस वजह से दूसरों को काफी झेलना पड़ता है। ही ऑलवेज डिलेज इन टेकिंग एनी एक्शन, इट मेक्स अदर्स सफर अ लॉट। अब मुझे इसको जोड़ना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और मेरा स्टार्टर 3 ऑप्शन है कि ही इज टेकिंग एक्शन ऑन टाइम मेक्स। भैया जब ये ऑन टाइम है बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पे डिलेज कह रहा है और ये सीधा सीधा जो है उसके उलट कह रहा है कि भैया वो टेकिंग जो है वो ऑन टाइम होता है, उसका एक्शन वो ऑन टाइम एक्शन लेता है। तो बिल्कुल ये जो है कन्वे नहीं कर पाएगा मीनिंग को। उसका दूसरा कह रहा है अदर सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ, और तीसरा कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रोक्रास्टिनेशन। अब इस प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब देखिए, ये टाल मटोल इसका मतलब होता है, टाल मटोल, या इसका मतलब होता है विलंबन, है ना, देर करना, टाल मटोल करना, उस सेंस में आता है। नाउन है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रोक्रास्टिनेशन अदर्स सफर अ लॉट। बिल्कुल अदर्स यहां पर लिख सकते हैं, अदर्स सफर अ लॉट। बिल्कुल ये मीनिंग दे पा रहा है कि उसके टाल मटोल वाले नेचर की वजह से दूसरों को काफी झेलना पड़ता है। तो बिल्कुल ये मेरा मीनिंग यहां दे पा रहा है। तो एक जो मेरा सी है वो आंसर है। और पहले देखिए कि ए जो है
वो मेरा जहां जहां नहीं है, तो ए इसमें है, वो आंसर नहीं होगा जिसमें ए है, क्योंकि ए भाई उल्टा कह दिया कि वो डिले करता है, इसमें कह रहा है कि एक्शन ऑन टाइम, इसमें भी ए है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए कि सी वाला मेरा यहां है और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए जब नन ऑफ दीज हो तो ऑप्शन को क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, आप ऐसे ही तुक्का मार के नहीं निकल सकते यहां से कि बी एंड सी। हो सकता है कि सही लग जाए, लेकिन हमें जांचना जरूर चाहिए। तो चलिए हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। कहता है अदर सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज, यहां पर हिज वही वर्ड ले लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या दिक्कत है? हिज प्रोक्रेस्टिनेशन इन टेकिंग एनी एक्शन, है ना। अब देखिए कि यहां पर यह भी मीनिंग मेरा दे रहा है कि ही अदर सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज प्रोक्रेस्टिनेशन इन टेकिंग एनी एक्शन, मतलब है कि किसी भी एक्शन को करने में जो टाल मटोल है ना, वो दूसरों को बहुत झेलने पर मजबूर करता है। देखिए इस तरह के सवाल का आपके एग्जामिनेशन में होने का क्या मतलब है? एग्जामिनर ये समझना चाहता है कि आप दो सेंटेंस दिया हुआ है, उसको अगर कई तरीके से लिखा जाए तो क्या आप सक्षम हैं उसे समझने में। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक और तरीके से परखने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले वर्ड स्वैप के माध्यम से कि भाई शब्दों के हेर फेर को दिखा करके आपको यह समझने की कोशिश किया कि आप शब्दों के सही यूज को समझ करके कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग समझ पाते हैं या नहीं पाते। यहां पर भी वही है कि दो सेंटेंस दिया हुआ है, उसको कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, उसमें से 3 चॉइस आपके पास दिया है। वो सोचता है, वो समझता है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप इसको समझ पा रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल आप कैपेबल हैं, आपको एग्जामिनेशन पास करने का हक बनता है। दैट्स व्हाई ये सवाल बनना चाहिए। तो यहां पर जो है बी और सी दोनों मेरा जो है स्टार्टर संभव है कि अदर सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज प्रोक्रेस्टिनेशन इन टेकिंग एनी एक्शन, ये भी बिल्कुल मीनिंग दे रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रोक्रेस्टिनेशन अदर सफर अ लॉट, बिल्कुल ये भी मीनिंग दे रहा है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो हो गया सी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, डोंट एड सो मच चिली पाउडर टू सूप, कंज्यूमर्स आर ओनली स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या है? रीजन है पहला वाला कि भाई चिली पाउडर ऐड करने नहीं कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब के सब छोटे बच्चे हैं। तो कारण और परिणाम है कि डोंट एड सो मच चिली पाउडर टू सूप, कंज्यूमर्स आर ओनली स्मॉल चिल्ड्रन। अब यहां पर हमको 3 चॉइसेस दिए गए हैं, हमको ये देखना है। कह रहा है बिकॉज स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट अलाउ चिली पाउडर। बिल्कुल ये बात ही नहीं कही गई है, यहां पर कहा जा रहा है कि बच्चे हैं सारे के सारे, इसीलिए भैया चिली पाउडर ज्यादा मत यूज करना। एड सो मच चिली पाउडर टू सूप, कंज्यूमर्स आर ओनली स्मॉल चिल्ड्रन। बिल्कुल यहां पर जो है ये बात कही ही नहीं गई है कि चिल्ड्रन डू नॉट अलाउ चिली पाउडर। सिंस स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट कंज्यूम मोर सूप, इसकी भी बात बिल्कुल यहां पर चर्चा में नहीं है कि स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट कंज्यूम मोर सूप, ये भी बिल्कुल नहीं जो है संदर्भ में कहीं पर भी चर्चा ही नहीं। देखिए बाहर क्या हो रहा है, बाहर का कौन सा दिमाग लग रहा है वो मुझे नहीं लगाना, जो 2 लाइन दिया गया उसके हिसाब से हमको उस दायरे में रह करके सोचना है। भैया ये कह रहा है कि चिली पाउडर मत ऐड करना क्योंकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो बच्चे हैं, सिर्फ छोटे बच्चे। कह रहा है एडिंग मोर चिली पाउडर टू सूप मेक्स द स्मॉल चिल्ड्रन, ये इसकी बात ही नहीं। अगर हम कर देंगे तो यहां पर कुछ नहीं कहा कि बच्चा भाग जाएगा, कुछ और कह रहा है। कारण क्या बताया, परिणाम क्या, कंज्यूमर्स जो है वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए चिली पाउडर मत ऐड करना। तो बिल्कुल यहां पर जो है 3 के तीनों में से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है और मेरा जो आंसर है वो है नन, इसीलिए ऑप्शन जो है वो है आपका ए। देखिए आपको ये दिखेगा रीजन रिजल्ट है तो बिकॉज देख करके, सिंस देख करके, मैंने पहले ही कहा कि आपको दिखेगा जरूर, बट एक बार क्रॉस चेक करना बनता है। मैंने आपको हथियार दिए, इसका मतलब नहीं है कि वो देख लिए और बस वही हो गया भैया, इसका मतलब है कि आप देखिए और क्रॉस चेक कीजिए। 3 की तीनों बातें सेंटेंसेस में कहीं पर नहीं दी गई। सेंटेंसेस बहुत आसान है, कारण है कि स्मॉल चिल्ड्रन है, इसलिए कहा कि भैया मिर्ची पाउडर ज्यादा ऐड मत करना सूप में, बस इतना ही है, इससे ज्यादा क्या सोचना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक वॉज नॉट इंप्रेसिव, वी चेंज आवर प्लान ऑफ परचेजिंग। रीजन, रिजल्ट। सिंपल दिख रहा है कि भैया एक रीजन है, दूसरा रिजल्ट कि भैया जो फैब्रिक है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंप्रेसिव नहीं है, वी चेंज आवर प्लान ऑफ परचेजिंग। और बिल्कुल यहां पर वो जो है रीजन रिजल्ट मुझे दिख रहा है। अब हम इसके जो है 3 ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं। अब कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हम कहां करते हैं, ये आपको पता हो अगर तो कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं, तो ये यहां से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ऐसे हम मीनिंग करके देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ अनइम्प्रेसिव फैब्रिक। अगर हम ये कहें कि इंप्रेसिव फैब्रिक नहीं था, इसके बावजूद भी हमने प्लान नहीं बदला, हमने खरीद लिया, तब ना आएगा सेंस, वैसा है ही नहीं, बिल्कुल यहां से ये एलिमिनेट हो गया। और इसका फायदा यही है बॉस कि जो जानकारी मैंने आपको कैटेगराइजेशन वाली दी है उसमें आपका देखिए आसानी से यहां पर मददगार तो है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्रॉस चेक, अंडरस्टैंडिंग, इन सब का सहारा छोड़ना नहीं। क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक बीइंग अनइम्प्रेसिव, नीचे यूज किया था, हम भी उसी का यूज कर लेते हैं, अनइम्प्रेसिव, ठीक है, वी चेंज्ड, बाकी सेम रह जाएगा, आवर प्लान ऑफ परचेजिंग। बिल्कुल मीनिंग दे पा रहा है, ये मेरा आंसर है। अब देखिए जहां जहां सी होगा ना वो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बी में कह रहा है कि वी चेंज्ड आवर प्लान ऑफ परचेजिंग, है ना, परचेजिंग ऑन फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक अनइम्प्रेसिव, है ना, कि हमने अपने प्लान को बदल दिया ये पाने के बाद कि भैया फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो अनइम्प्रेसिव है। तो बिल्कुल मेरा बी भी जो है वो पॉसिबल स्टार्टर है, मीनिंग दे पा रहा है। तो सिंपल सा है कि तीसरे वाले में हमने देखा कि भाई इन स्पाइट ऑफ जो है कॉन्ट्रास्ट के सेंस में दे रहा है, भाई जब कह रहा है कि इसके बावजूद अनइम्प्रेसिव होने, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमने खरीदा, प्लान नहीं बदला, वो है नहीं, इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका डी, ए एंड बी ओनली। चलिए अगला सवाल ले और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि माधुरी हैज बीन कंसिस्टेंट इन हर स्टडीज, मतलब है एक जैसा, निरंतर, लगातार, अटल। हर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन वॉज नथिंग एल्स बट एक्सेलेंट, मतलब चूंकि वो हमेशा से अनुरूप रही है, एक जैसा रही है, पढ़ने में काफी जिद्दी रही है, अटल रही है, कारण है, और ये इसका परिणाम है। तो ये जो सेंटेंस की कैटेगरी है वो रीजन प्लस रिजल्ट का है कि भैया वो हमेशा से कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करती रही है और इसीलिए उसके परिणाम जो है हमेशा एक्सेलेंट आए, कुछ नहीं, नथिंग एल्स बट एक्सेलेंट। तो इसमें क्या है कि रीजन और रिजल्ट है, हमको इसको देखना है कि क्या तीनों से मीनिंग आ जा रहा है या नहीं आ रहा है। कह रहा है कि डिस्पाइट बीइंग कंसिस्टेंट इन हर स्टडीज। अब ये देखिए ये कॉन्ट्रास्ट वाला है, आपको पता है ना, इसके होने के बावजूद भी वो फेल हो गई, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज माधुरी वॉज ओनली कंसिस्टेंट एंड नॉट इंटेलिजेंट, इसकी चर्चा ही नहीं है, ठीक है। माधुरी वॉज ओनली कंसिस्टेंट एंड नॉट इंटेलिजेंट, इसकी चर्चा ही कहीं पर नहीं है इसमें। मुझे बस इतना कहा गया है कि वो अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रही, जिस वजह से परिणाम सिर्फ एक ही हुआ और वो हुआ एक्सेलेंट, कुछ नहीं, एक्सेलेंट। तो ये भी नहीं आएगा। अब जहां जहां ए और सी है खत्म कर लीजिए, ये भी आपका खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो देखिए मेरा आंसर आ गया, नन ऑफ दीज, चार का चारों ऑप्शन कट गया। फिर भी हम बी को चेक कर लेते हैं, माधुरीज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन वाज नॉट एक्सीलेंट। देखिए ये बात तो है ही नहीं, यहां कह रहा है एग्जामिनेशन वाज नथिंग एल्स बट, एक्सीलेंट के अलावा कुछ था ही नहीं, ऑलवेज एक्सीलेंट। तो तीन के तीनों ऑप्शन खत्म और इसीलिए जिसका आंसर है वो हो गया आपका ई, नन ऑफ दीज। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है, इट इज वेरी कोल्ड हियर, यू मस्ट ब्रिंग वार्म क्लोथ्स विद यू। रीजन, रिजल्ट, ठंड बहुत ज्यादा है, परिणाम है कि भैया गर्म कपड़े लेके आना।
इट इज वेरी कोल्ड हियर, यू मस्ट ब्रिंग वार्म क्लोथ्स विद यू, है ना। वैसे आजकल इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्मी में लोग ब्लेजर पहनते हैं, ठीक है, ऊपर से सूट बूट लगा लेते हैं और मुंह खोलते हैं तो सारा सूट बूट का इज्जत जो है वो डुबा देते हैं, ठीक। कपड़ों का तो अजीब फैशन हो गया है। सिंपल सा है, वो पहले सिर्फ ऑटो से घुटने बाहर झांकते थे, अभी तो यहाँ पर जीन्स से भी बाहर झांकते हैं, गिरते हैं घुटना फोड़ लेते हैं। पहले जीन्स था, बचा लिया करता था। बहुत डेंजरस हो गया है। यहाँ सीधा सीधा है कि अब अजीब हो गया है, हम ऑड वन होना ही स्टाइलिश कहलाने लगा है। मैं यहाँ पर सीधा सा है कि अपनी अंदर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते रहिए। बाहर आप कैसे भी दिख रहे हैं, वो जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली भावना होती है ना, वो कुछ ही देर तक होती है, छूमंतर हो जाती है जब आप मुंह खोलते हैं, आपके विचार सामने आते हैं, आपके व्यवहार सामने आते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कैपेसिटी, अपनी जो आंतरिक सुंदरता है ना, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और वो बढ़ेगा ज्ञान से, अच्छी चीजें सुनकर, पढ़कर, अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर। खैर, आप खुद भी समझदार हैं, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। कह रहा है कि सिंस यू मस्ट, अब यहां पर फिर इसका कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। सिंस यू मस्ट से हम आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस बड़ा साधारण सा है कि ठंड बहुत ज्यादा है, कपड़े लेकर के आइए, वार्म क्लॉथ लेकर के आइए। अब यहां पर है यू मस्ट, इसमें हम इसको कैसे जोड़ें, ये नहीं जोड़ पाएंगे, सेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब यहां दूसरा जो कह रहा है एज इट इज वेरी कोल्ड, बिल्कुल यहां पर लिख सकते हैं यू मस्ट ब्रिंग वार्म क्लॉथ्स, बिल्कुल जो है विद यू, ये मेरा सेंस दे पाएगा। अब कह रहा है कि इफ इट इज वेरी, यहां पर इफ का कंडीशन ही नहीं है, सीधा सीधा कह रहा है ठंड बहुत ज्यादा है, अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के आना। सिर्फ जो है वो बी वाला ऑप्शन मेरा आंसर होगा, और इसीलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए, मैं समझता हूं कि सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, हाँ, लगभग घंटे भर का सेशन हो गया है, लेकिन यहां पर फायदा यह हुआ है कि मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई, सारी बातों को बारीकी से आपके सामने रखा, समझाने की कोशिश की, साथ में 10 सवाल भी यहां पर आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया है। यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस सेशन के बाद हताश हो रहे होंगे, बहुत तो बीच में ही चले गए होंगे। मैं यहां पर यह कहूंगा कि आप अगर बीच में चले गए हैं तो आप फिर जो है इसको देखिए, क्योंकि 1-2 सेशन करने के बाद ये भी आसान हो जाएगा। फिलर्स जब हमने पहली बार किया था तब भी कठिन लग रहा था, वर्ड स्वैप जब किया तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर ये थोड़ा हटके था, कठिन था, मुझे परेशानी हुई, लेकिन वही 1-2 सेशन के बाद बड़ी आसानी से बनाने लगे। तो मैं बस यहां पर इतना कहूंगा कि धैर्य बनाए रखिए। पेशेंस बहुत बड़ा हथियार है जो एक न एक दिन आपको खिलाड़ी जरूर बना देता है। आप अनारी हो सकते हैं, शुरुआत में हर कोई अनारी होता है, लेकिन आप अपनी निरंतरता और प्रयास से खुद को जो है अचीवर्स, विनर्स में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है, सब की सब आपको रोचक लगी, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, और ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैंने आज यहाँ पर एक टारगेट आपके सामने रखा है कि आपको आज कम से कम सबको मिलकर के 50 लाइक्स हिट करने हैं। देखते हैं कौन इसको पूरा करता है। अगर आप इसको पूरा कर पाए तो 1 से 2 सेशन में फिर से एक नए चैप्टर, नई जानकारी के साथ और रोचक तरीके से वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि 10, 11, 12 यही तिथि है एसबीआई के एग्जामिनेशन की, प्रिलिमिनरी की। तो उससे पहले जितने ज्यादा चैप्टर्स को मैं आपके सामने समझा पाऊंगा, तो वो सूझबूझ और आपकी पुरानी प्रैक्टिस मिल करके अच्छा कर पाएगी और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन हाँ, इससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि अगर आपको इस दौरान कोई भी उलझन महसूस हुआ, कुछ बातें जो आपको विरोधाभासी लगी, समझ में नहीं आया, सबको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 या 2 दिन, आज फ्राइडे है ना, सैटरडे और संडे को कमेंट बॉक्स के सेशन में हम उसका विस्तार से निदान लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। समय यहां से बिता लेने का, फिलहाल आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन आपके दरवाजे पर खड़ा है। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।